निबंध लेखन के दौरान जो हमने बताया था कि आपको 3 चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। एक तो उसकी भूमिका, ठीक है, दूसरा होता है मुख्य विषय, ठीक, मुख्य विषय, और तीसरा होता है आपका निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष। तो आपको पता है हमने भूमिका पर चर्चा कर ली है, और भूमिका पर जो चर्चा की है वो लगभग 26 से 27 मिनट पर में चर्चा की गई है। आप चाहें तो भूमिका से संबंधित जो भी हमने चर्चा की है उसकी एक अलग वीडियो जो दी हुई है उस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो, ठीक है। हमने उसमें कई प्रकार की भूमिकाएं लिखना बताया था कि किस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक, और काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगी वो, ठीक है। आज बात करेंगे हम मुख्य विषय की। तो मुख्य विषय को, अगर हम कोई निबंध है, उस निबंध के मुख्य विषय को किस तरीके से लिखेंगे, उसके क्या क्या पहलू होंगे, किन किन डायमेंशंस को हम किस तरह से कवर करेंगे, और याद करने का क्या माध्यम है, ठीक है। तो देखो, एक और बात आपको समझ लेनी होगी कि 2 चीज़ें होती हैं, कि एक होता है सैद्धांतिक पक्ष, ठीक, एक होता है सैद्धांतिक पक्ष, और दूसरा होता है आपका व्यवहारिक पक्ष, ठीक है, व्यवहारिक पक्ष। अब आप जब जब इंटरनेट पर देखेंगे तो आपको सैद्धांतिक पक्ष, सारे जितने भी शिक्षक हैं वो आपको सैद्धांतिक पक्ष समझाते हुए नजर आएंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके व्यवहारिक पक्ष को देखेंगे, और उसके बाद में हम सैद्धांतिक पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि हम ये समझ सकें कि हमें कहाँ कहाँ पर जो है त्रुटि करने से बचना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हमने सैद्धांतिक पक्ष को पहले समझाया तो आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी नहीं, हम केवल सिद्धांत के आधार पर रह जाएंगे और समझ में आएगा नहीं कहाँ पर क्या करना है। एक बार वो चीज़ आपके व्यवहार से गुजर जाएगी, उसके बाद में जब हम सैद्धांतिक पक्ष पर आएंगे तो हम पीछे जो कार्य किए हैं उन पर हम चर्चा कर पाएंगे कि कहाँ पर हमें क्या करना है, किन किन सावधानियों का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए तो हम इसके व्यवहारिक पक्ष पर देख लेते हैं कि किन किन जो इसके डायमेंशन है वो क्या क्या डायमेंशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इनको याद किस तरीके से रखा जाएगा। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, ऐतिहासिक, भौगोलिक, कूटनीतिक, ये सब होते हैं डायमेंशन, पर्यावरणीय होते हैं, लैंगिक होते हैं, ठीक है। लेकिन याद करने का क्या माध्यम होगा, तो याद किस तरीके से कर सकेंगे। और उसमें ना, जैसे जब आप ऐसे लिखेंगे तो ऐसे आप डायरेक्ट लिखने नहीं बैठेंगे। आप क्या करेंगे, हमने बताया था कि अगर आपकी जो लेखन गति है वो ठीक ठाक है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले भूमिका लिख लेंगे, पूरी रफ पेज में भूमिका लिख लेंगे, और उसके बाद में जब देखेंगे कि भूमिका त्रुटिहीन है, यानी उसमें कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं है, और जो जिस तरह की भूमिका आप चाह रहे थे उसी तरह की भूमिका है, तो आप उस भूमिका को जो है फेयर में कर देंगे, ठीक है, जहाँ पर प्रश्न दिया गया है वहाँ पर कर देंगे। दूसरी चीज़ कि जो निबंध है, अब आपको पता है कि ये आपका निबंध हमने बताया था कि लगभग 10 से 15% आपका ये मान के चलिए भूमिका वाला सेक्शन होगा, और लगभग 10 से 15% में ही आपका निष्कर्ष वाला सेक्शन होगा, ठीक है। हमने ये बात की थी आपसे। और इन दोनों को अगर हम बात करें तो कभी ऐसा हो सकता है कि ये 15% हो जाए, ये 10 हो जाए, कभी ऐसा हो सकता है कि ये 10 हो जाए और ये 15 हो जाए। इस प्रकार ये दोनों मिलाकर के लगभग 25% का होता है, और 75% लगभग मुख्य विषय होता है, ठीक है। ये हमने चर्चा की हुई थी। अब आपको एक और चीज़ पर ध्यान रखना है कि आपको ये पेज इस तरीके से मिलेगा। देखो, आपको क्या करना है, जो निबंध लिखना है वो हमारी दी हुई जो कॉपी है उस पर ही लिखना है, क्योंकि वो हमने ठीक यूपीएससी का जिस तरीके का दिया होता है, यूपीएससी यूपीपीसीएस का जो कॉपी का साइज होता है, हमने उसी साइज को ध्यान में रखते हुए किया है, ठीक है। अब इसमें जो आप लिखोगे तो इसमें पैराग्राफ कितने बनाए जा सकते हैं, तो मोटे तौर पर इसमें आपको लगभग 3 पैराग्राफ बनाए जाने चाहिए। लेकिन मैं सजेशन ये दूंगा कि आप 3 से 3.5 भी कर सकते हैं, यानी कि लगभग यहाँ से 2 लाइन लिखने के बाद में तीसरा पैराग्राफ आप यहाँ से शुरू करें, और एक इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद में आप मतलब इस तरीके से एकदम कंप्लीट कर लें, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये इस तरीके से, यानी कि आप लगभग 3 पैराग्राफ बनाइए एक पेज में। 3 पैराग्राफ के अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा, चाहे ऊपर बना दें आप 2-3 लाइन एक्स्ट्रा, या फिर नीचे 2-3 लाइन एक्स्ट्रा बना दें, तो थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा आपका पेज देखने में। पहली बात तो ये, ठीक। दूसरी बात, लिखना कितना है, तो देखो, एक होता है 700 पेज, 700 शब्द, ठीक है। 700 शब्द में लिखना होगा आपको यूपीपीसीएस में, ठीक, और 600 शब्दों में लिखना होगा आपको समीक्षा अधिकारी में, ठीक है। जो 700 शब्दों का होगा वो आपको पता है कि 50 अंकों का होगा, ऐसे 3 लिखने होंगे। 600 शब्दों का भी आपको 40 अंकों का होगा, ऐसे भी 3 लिखने होंगे। यहाँ पर पूर्णांक 120 का होगा और यहाँ पर पूर्णांक 150 का होगा, ठीक है। अब आप लिखेंगे तो आपको ये पता होगा कि एक पेज में लगभग आपकी गति के अनुसार, मान के चलिए कोई इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं, कम शब्द आते हैं, तो हो सकता है उनका एक पेज में करीब करीब 100 सवा 100 आए, 100 या 110 या 120 शब्द आए एक पेज में, ठीक है। वहीं हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम वाले थोड़े अधिक शब्द आते हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आप जो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे तो एक पेज में आपके में लगभग 150 शब्द आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं हम कि 4.5 से 5 पेज के बीच में आपको निबंध का लेखन करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब जो हमारे जो वो हैं कि हम किन किन जो डायमेंशन है उनका किस तरीके से याद रखेंगे, तो वो आप सिलेबस के माध्यम से याद रख सकते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से कि आपके पेपर 1 में क्या है, कि भाई पेपर 1 में है हमारे में ज्योग्राफी है, ठीक है। दूसरा है हिस्ट्री है, ठीक है। तीसरा क्या है, इंडियन सोसाइटी है, ठीक है। ये याद हो गया। अगले पेपर में देख लो, मोटे तौर पर देख लेते हैं। अगले पेपर में क्या है, आपकी पॉलिटी है। आपका दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और क्या है, और आपका इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा है आपका IR है,
ठीक है। IR है, गवर्नेंस है, गवर्नेंस और पंचायती राज वगैरह ये सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है। सोशल जस्टिस वगैरह इसी में आ जाएंगे, ठीक। तीसरे में देखिए आपका इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा दूसरा क्या है, इसके अलावा है आपका एनवायरनमेंट है, ठीक। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इससे आगे क्या है, इससे आगे है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, और आपका इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है। और इसके अलावा आपका जो है, जो अगला पेपर है GS5, GS4, GS4 में आपका क्या है, GS4 में है आपका एथिक्स, ठीक है। अब आप ये मान के चलिए कि ये जो सब्जेक्ट की लिस्ट दी है ना, आप अपने सिलेबस के आधार पर ही आप डायमेंशन को चुन सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से चुन सकते हैं, चलिए देखते हैं एक बार एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। मान के चलिए वुमेंस का लेते हैं, ठीक है, महिलाओं का लेते हैं हम, महिलाओं के बारे में देख लेते हैं। अब मान के थोड़ा छोड़िए, क्योंकि महिलाओं का क्या है ना कि काफ़ी सरल भी है और कई बार हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो हम एक बार ना एग्रीकल्चर का ले लें, चलिए कृषि का ले लेते हैं, क्योंकि कृषि का हमने आपको ऐसे दिया भी है, अपने जो ऐसे प्रोग्राम चल रहा है उसमें हमने आपको कृषि का ही दिया है, ठीक है। तो हम क्यों ना एक बार कृषि का ही ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, आपकी जो कॉपियाँ मिली हैं 2 से 3 दिन के अंदर उन कॉपियों का मूल्यांकन करके आपको वापस कर दी जाएंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो जो कंटेंट दिया जा रहा है उस कंटेंट को आपको सही से याद जरूर करना है। जैसे कि हमने एग्रीकल्चर का ऐसे दिया, उससे पहले हमने जो जो कंटेंट आपको कोटेशन दिया, हमने केस स्टडी दी, चाहे वो इजराइल वाली हो, नीदरलैंड की हो, कनाडा की भी दी होगी शायद, अगर ना दी हो तो कनाडा की एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है, कनाडा की हो। हमने भारत के अंतर्गत भी हमने कई क्षेत्रों की आपको केस स्टडी दी है, ठीक है। किस लिए दी है, वो अपने आप निष्कर्ष में डाल सकें, आप मुख्य विषय में डाल सकें, सुधारात्मक पक्ष में डाल सकें, इसके लिए दी है, ठीक है। और आप एग्जाम्पल दे सकें कि हमें किस तरीके के उदाहरण अपनाए जाने चाहिए, ठीक। तो इसके अलावा हमने आपको कोटेशन दिए, उनको भी आपको याद रखना है। कुछ फैक्ट्स वगैरह दिए हैं, ठीक, कुछ फैक्ट्स डेटा दिए हैं, उनको भी आपको लर्न करके रखना है, ताकि एग्रीकल्चर से संबंधित जब भी ऐसे आए तो आपके पास डेटा की कमी ना हो। क्या समझ में आ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी सही ढंग से याद कर रहा होगा, अगर एग्रीकल्चर से संबंधित या उससे मिलता जुलता कोई भी ऐसे आता है तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास डाटा की कमी होगी। आपके पास डाटा ठीक ठाक है। अब केवल कमी होगी तो केवल और केवल आपके पास कॉन्सेप्ट की कमी होगी, आपके पास भाषा की कमी होगी, ठीक है। भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके बाद में डाटा कोटेशन ये सब हमने इतना प्रोवाइड करा दिया है और यूनिक भी दिया है ताकि आप अच्छे से ऐसे लिख पाएँ, ठीक है। उसी से हमने कॉपियाँ देखी हुई हैं, कुछ बच्चों ने बहुत बेहतरीन, मतलब उसी से कहीं से भी कुछ भी अलग नहीं किया है, सिर्फ हमने जो प्रोवाइड कराया है डाटा उसी से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लिखे हैं, उनका मूल्यांकन जल्दी ही कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सबसे पहले पेपर 1 के माध्यम से देखते हैं, हम GS1 के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि हमने कहा था सबसे पहले ज्योग्राफी, ठीक है। अब एग्रीकल्चर का की बात है, ठीक है। अब हमने पेपर GS1 में क्या है, आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी है, दूसरा क्या है आपका हिस्ट्री है, और तीसरा क्या है इंडियन सोसाइटी है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से जोड़ेंगे। जब ज्योग्राफी की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, भारत के कितने क्षेत्र पर कृषि है, इस तरीके का डेटा देंगे, ठीक है। और किस क्षेत्र में कृषि है और किस क्षेत्र में किस तरह की कृषि है, हल्का सा इंट्रो दे देंगे। समझ में आया जी। इस तरीके से दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, मोटे तौर पर दे सकते हैं हम, ठीक है। ये पक्ष तब बता रहे हैं आपको कि आप बिल्कुल भी आपसे कोई भी चीज़ नहीं आ रही है उसके बावजूद आप इनके माध्यम से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने GS तो पढ़ी हुई है ना, तो वहाँ से आपको मिलेगा। जैसे ही आप ज्योग्राफी के बारे में सोचेंगे, एग्रीकल्चर से जोड़ के देखिए, अपने आप से आपके दिमाग में आ जाएगा कि इस तरीके के हमें फैक्ट डालने चाहिए, ठीक है। और उत्तर भारत में किस तरह की कृषि, दक्षिण भारत में किस तरह की, ये भी डाल सकते हैं हल्की सी एक लाइन में, ठीक है। तो इसके और निर्भरता भी डाल सकते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है और उसकी निर्भरता कितनी है, ठीक है, कृषि पर, ठीक है। सामाजिक आधार आप दूसरा देख सकते हैं हम, सामाजिक आधार नहीं, दूसरा है हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन, ठीक है। ये देखिए क्या है, ये हिस्ट्री वाला है। तो हिस्ट्री में आप क्या देख सकते हैं, आप इसमें ना हल्के से बता सकते हैं कि मतलब जो ऐतिहासिक पक्ष रहा है जो कृषि का, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई वैभवपूर्ण रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशहाल रहा है, ऐसा भी नहीं है। कहीं ना कहीं बिचौलिए, कहीं ना कहीं जो राजतंत्र है उसके अंतर्गत रही है, और कृषि ना शोषक का मतलब एक शोषण का विषय हमेशा बनी रही है। इसका शोषण शुरू से ही होता रहा है, कहीं ना कहीं कर लगान इस पर इतने ज़्यादा थोपे जाते रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप हल्का सा ऐतिहासिक पक्ष भी डाल सकते हैं। तीसरा समाज की बात आ जाए, ठीक है, तीसरा समाज की बात आ जाए तो समाज में आप क्या कर सकते हैं, निर्भरता बता सकते हैं कि कितनी निर्भरता है कृषि पर, ठीक है। और आप महिला किसानों के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं तुरंत ही यहाँ पर, ठीक, महिला किसानों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लैंगिक, जो एक लैंगिक पक्ष होता है किसी भी निबंध लेखन में, अगर लैंगिक पक्ष को उजागर किया जा सकता है तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप लैंगिक पक्ष डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसके अलावा हल्का सा क्या डाल सकते हैं, आदिवासी पक्ष डाल सकते हैं, ठीक है। ये सब डालिएगा, ठीक है, कि आदिवासी लोग कृषि पर निर्भर हैं, वो किस तरह की कृषि करते हैं, ठीक है। तो आप ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ आप उसी तरीके से सीक्वेंस में डालेंगे। आप इनको अलग तरीके से डाल सकते हैं कि भाई आदिवासी लोग हैं वो जलवायु दक्ष कृषि अपनाते हैं, यानी कि उनकी जो कृषि है, अब वहीं आप ऐसा तो नहीं कि झूम कृषि को प्रमोट करने लग जाएं, ठीक है। आप इनको तो नकारात्मक रूप से लेंगे कि झूम कृषि को कम करना चाहिए, इनको जानकारी दी जानी चाहिए एनवायरमेंट पोल्यूशन से संबंधित, और इनको इस तरह की कृषि अपनाई जानी चाहिए, इनको इस तरह की कृषि का ज्ञान दिया जाना चाहिए कि ये भी सतत कृषि की ओर अग्रसर हो सकें। दूसरी तरफ कुछ हम ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहाँ से ये बताएं कि कुछ जनजातियाँ ऐसी भी हैं जो सतत कृषि ही करती हैं, वो अपने एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो उनके माध्यम से हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, अब भाई पेपर 1 तो हमने देख लिया कि हमने क्या किया, ज्योग्राफी बता दी, उसकी हिस्ट्री बता दी, समाज बता दिया। अगले में क्या होता है कि अगले में होता है हमारा दूसरे पेपर GS2 में क्या होता है, GS2 में
GS2 में होता है हमारा पॉलिटी होती है, ठीक है। पॉलिटी और संविधान को जोड़ करके हम देख सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं कि भाई जो संवर्ती सूची का मतलब जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है उसमें संवर्ती सूची का विषय है या फिर राज्य सूची का विषय है या फिर केंद्रीय सूची का विषय है, किस सूची का विषय है हम जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। हल्की सी जानकारी दे सकते हैं इसके बारे में, ठीक। और हाँ, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप ऐतिहासिक पक्ष को उजागर कर रहे होंगे तो आपको दो चीज़ों पर और विशेष ध्यान रखना है कि आपको ना यहाँ पर दो पक्ष और समझने, और वो ये है कि एक औपनिवेशिक पक्ष होता है, ठीक है। जब आप ऐतिहासिक पक्ष की बात कर रहे होंगे तब आप प्राचीन काल और मध्यकाल की बात कीजिए, वहीं एक तरफ आप औपनिवेशिक पक्ष ले लीजिए और यहाँ पर एग्रीकल्चर की क्या दुर्दशा कर दी थी ब्रिटिश ने, ये भी आपको बताना है, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है, यानी कि जब भारत आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद भारत में जो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो है लैंड रिफॉर्म की चर्चा कर सकते हैं। किसकी? लैंड रिफॉर्म की चर्चा कर सकते हैं, जिसमें हम किस तरीके से हमने जमींदारी का उन्मूलन किया। उसके अलावा हमने जो है हदबंदी लेके आए, हम किस तरीके से जो है हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को अपनाया, हम इन चीज़ों की चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। क्या डेटा की कमी है? डेटा आपको याद करके रखना पड़ेगा। पक्षों की बिल्कुल भी आपको निश्चित रहना है कि हम किस तरीके से कहाँ किस पक्ष को उजागर करें, आप इस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके सिलेबस में दिया है उसके माध्यम से, ठीक। वहीं GS2 में अगर हम दूसरे पक्ष को देखेंगे, दूसरा पेपर क्या है अपना, IR वाला पेपर है, ठीक है। तो IR वाला पेपर है, उसमें क्या करेंगे हम, नीदरलैंड मॉडल को बता सकते हैं, हम कनाडा मॉडल को बता सकते हैं, हम इजराइल मॉडल को बता सकते हैं। तीसरा क्या है, एक और गवर्नेंस सोशल जस्टिस वाला है, उसमें क्या हम किसान आत्महत्या की चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। किसान आत्महत्या की चर्चा कर सकते हैं। उसके अलावा हम साथ में कोई कोटेशन डाल सकते हैं या कोई मार्मिक कोई कविता हो उसको डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक कविता आती है कि उन्हें धर्मगुरुओं ने बताया था प्रवचनों में, आत्महत्या करने वाले सीधे नर्क जाते हैं, तब भी उन्होंने आत्महत्या की, क्या नर्क से भी बदतर हो गई थी उनकी खेती। हम इस तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको साथ के साथ में बीच बीच में आपको कोटेशन का भी यूज करते चलना है, ठीक। अब बात आती है आगे कि अगर हम फिर इसके आर्थिक पक्ष को देख लेते हैं, क्योंकि पेपर GS3 में क्या है GS3 में आपका इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स से क्या कर सकते हैं आप, आर्थिक पक्ष को डाल सकते हैं। अब आर्थिक पक्ष में आपके पास जो भी डेटा हो कि भाई GDP में इसका क्या योगदान है, ठीक है। अगर GDP में योगदान है, उसके बाद जो इसका जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो टर्सरी सेक्टर है, उसमें हमारी जो एग्रीकल्चर है उसका क्या योगदान है, आप इसको भी डाल सकते हैं, ठीक है। ई नाम है, फसल बीमा योजना है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, ब्लू रिवॉल्यूशन है, जीवन निर्वाह कृषि, ये सब फैक्ट अगर आपके पास होंगे तो आप इनको डाल सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर समस्याओं की बात करेंगे तो कृषकों द्वारा अपनी उपज को सड़कों पर फेंकना हो गया, या फिर अपनी जो है कृषक आत्महत्या हो गई, आग लगाना हो गया अपनी फसलों में, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं सामने, ठीक है। और GS3 में ही हम एक और देखेंगे कि दूसरा सब्जेक्ट क्या है अपना, इन्वायरमेंट है। क्या है? इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, देखो जीरो फार्मिंग की चर्चा कर देंगे, सतत एग्रीकल्चर की चर्चा कर देंगे, ठीक। और जब सतत एग्रीकल्चर की चर्चा करेंगे तो वहीं पर हम NAPCC का भी चर्चा कर देंगे। NAPCC यानी नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, 2008 में शुरू हुआ था। जो इस प्लान के आधार पर क्या एक कृषि के सतत कृषि मिशन भी तो शुरू किया गया है, ठीक है। तो हम उसकी चर्चा कर देंगे, ठीक। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग की चर्चा कर देंगे, जलवायु परिवर्तन का जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है कृषि पर उसकी चर्चा कर देंगे, ठीक। और इसके अलावा फिर हम ये सजेशन भी दे देंगे कि जलवायु परिवर्तन के दक्ष कृषि हमें अपनाई जानी चाहिए। जैसे कि राजस्थान में सरसों अपनाया जाना, वहाँ पर क्या सूखा पड़ रहा है तो वहाँ पर सरसों की खेती बढ़ावा दिया जाना, ठीक। और कम जल में होने वाली कृषि को बढ़ावा देंगे, हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स फार्मिंग, ये सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे भाई आप सब्जेक्ट के आधार पर चलेंगे तो डायमेंशन अपने आप से खुल जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा आपका होता है कि मान के चलिए डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, ठीक है। उसमें सूखा, दक्ष, फ्लड, मिट्टी से सुरक्षा, ठीक है, टिड्डों से सुरक्षा, ये सब चीज़ आप क्या कर सकते हैं, ये उसमें डाल सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि सूखा वगैरह ही करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि सूखा दक्ष कृषि अपनाई जानी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी वाला आता है क्योंकि GS3 में ही क्या है, साइंस एंड टेक भी तो है, तो टेक के माध्यम से आप क्या बता सकते हैं, उसमें आप नई नई तकनीक के माध्यम से ये बता सकते हैं। जैसे कि AI है, अब AI क्या कर सकती है कि किसी भी सॉइल को चेक करके ये बता सकती है कि इस सॉइल में किस तरह की फसल बोई जानी चाहिए। तो AI का इससे अच्छा सदुपयोग क्या हो सकता है, ठीक है। अब ड्रोन है, ड्रोन के माध्यम से क्या है, कृषि में जो है बीजारोपण भी हो सकता है, इसके अलावा आपकी दवाई लगाई जा सकती है, कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है, ये सब किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात कि बुवाई हो गई, रोपाई हो गई, निराई कटाई होती है, गढ़ाई भी होती है, इन सब में तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। मान के चलिए अभी हम ट्रैक्टर को अपना रहे हैं, इससे पहले खेती हल से होती थी, लेकिन ट्रैक्टर को हमने प्रयोग किया, तो ट्रैक्टर के प्रयोग से खेती में एक रिवॉल्यूशन आया कि नहीं आया, ठीक है। अब NPK अनुपात है, तुम्हारी मिट्टी में NPK अनुपात क्या है, ये सब चीज़ अगर आप तकनीक के माध्यम से जान लेंगे तो फिर आपको फसलों में जो उसकी उत्पादकता है वो बढ़ाने में आसानी होगी। और उसके अलावा हम जेनेटिकली मॉडिफाइड GM फसलों की भी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि GM सरसों है, ठीक है, GM सरसों है, GM कपास है यानी कि GM कॉटन है, ठीक है। हम इनकी चर्चा भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और इन्हीं के माध्यम से आप अगला क्या है, अगला है इंटरनल सिक्योरिटी। इसी में सब्जेक्ट में इंटरनल सिक्योरिटी है। देखो अब किस तरीके से काम कर सकते हो आप इंटरनल सिक्योरिटी, जब आप एग्रीकल्चर को बहुत बेहतर ढंग से बढ़ाएंगे और उससे आय बढ़ेगी तो हमारे ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, अलगाववादी मतलब आपको पता है कई छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में एक्टिव हैं, तो वहाँ पर अगर एग्रीकल्चर होगी, क्योंकि वो खेतों के मालिक होते हैं और उनकी कृषि मारी जाती है या फिर कृषि बहुत अच्छा उत्पादन नहीं करती, मजबूरी में वो ये सब कार्य करते हैं,
तो अगर उनको अच्छी पैदावार होगी तो जाहिर तौर पर अलगाववाद जैसी समस्या है, जो आंतरिक रूप से जो लड़ाई झगड़े हैं वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति जो संपन्न होता है वो झगड़े नहीं करता। जो झगड़े होते हैं वो विपन्न लोगों में ही अधिकतर होते हैं, समझ में आ रहा है। या फिर पॉलिटिकल इशू हो तो बात अलग है, अन्यथा अगर लोगों में झगड़े होंगे तो विपन्न लोगों में ही होंगे, संपन्न लोगों में नहीं हो सकते, ठीक है। तो आंतरिक सुरक्षा भी ज़्यादा मजबूत होगी अगर हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे सही ढंग से। तो समझ में आ रहा है हम किस तरीके से जोड़ पा रहे हैं, ठीक। आगे क्या होता है, एथिक्स। पेपर 4 क्या होता है, एथिक्स होता है। अब एथिक्स आपको पता है, एथिक्स से कैसे जोड़े एग्रीकल्चर को, तो देखो एथिक्स किससे जुड़ा हुआ है। एथिक्स सामाजिक न्याय का एक अभिन्न हिस्सा है, ये पता है आपको, यानी सामाजिक न्याय का अभिन्न हिस्सा है एथिक्स, या एथिक्स का सामाजिक न्याय एक अभिन्न हिस्सा है, समझ में आया। तो उसमें हम किसानों, देखो हम जब बेहतर तरीके से अगर किसानों की अच्छी पैदावार होगी तो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना, स्वास्थ्य मिलना, अवसर की समता मिलना, ये कुछ चीज़ें होंगी जो कानूनी रूप से सही होने के साथ साथ ये नैतिक आधार पर भी उचित ठहरती हैं, ठीक है। हम इस आधार पर चल सकते हैं, साथ ही किसान आत्महत्या कम होगी। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो ना केवल कानूनी रूप से बेहतर हैं बल्कि नैतिक आधार पर भी सही ठहरती हैं, ठीक है। हम अपने पेपर के माध्यम से हमने देखा, हमने एग्रीकल्चर पर चर्चा की तो किस तरीके से हमने अपने पेपर के माध्यम से ही चर्चा कर ली, हमने अपने सिलेबस के माध्यम से चर्चा कर ली है, समझ में आया कि नहीं आया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है लिखने के लिए, उसके बावजूद जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ 2-3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, समझ में आया। उस सिलेबस के आधार पर 2-3 पॉइंट को लेकर के चलेंगे, आप भूमिका बनाएंगे और यहाँ पर 2-2-3 किसी के ज़्यादा भी पॉइंट मिल जाएंगे। जब लिख रहे होंगे तो उस वक्त दिमाग में आते रहते हैं, तो क्या होगा, आपके कब 2 से 3 पेज भर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या, आपको हल्के से निष्कर्ष डालना है। भूमिका आपकी पहली होगी, लगभग 4.5 पेज जैसे कंप्लीट हुए, आपका ऐसे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन सिर्फ कंप्लीट करना नहीं है, आपको क्या करना है, गुणवत्तापूर्ण कंप्लीट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपके पास ये जो लिखने के लिए करोगे ना, इसके लिए डेटा ठीक ठाक होना चाहिए। और उसके लिए क्या कर सकते हो, आप एक डायरी बनाइए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, डायरी बनाइए। जो आप रोजाना करंट अफेयर में पढ़ते हैं उसके एग्जाम्पल्स डालते रहिए आप, ठीक है। और उसके अलावा कोटेशन की अलग बनाइए, मतलब एक के कोटेशन जो बनाएंगे ना आप, कोटेशन की लिस्ट आप अलग बनाइए। और कोटेशन में भी आप अलग अलग सब्जेक्ट में निर्धारित कर दीजिए कि ये इसलिए है, कि ये मान के चलिए ये एग्रीकल्चर पर है, ये वाला मान के चलिए महिलाओं पर है, ये मान के चलिए वृद्धों पर है। इस तरीके से आप निर्धारित कर सकते हैं, समझ में आया। अब ये एक व्यवहारिक पक्ष हो गया, ठीक है, कि भाई व्यवहारिक पक्ष तो हमने देख लिया। अब एक बार सैद्धांतिक पक्ष देख लेते हैं कि असल में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहली बात क्या है कि आप जो पढ़ेंगे निबंध की लाइन, ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो पढ़ा है ना, आप आगे जो कविता या कुछ भी मान के चलिए कोटेशन देने वाले हैं वो इस शीर्षक से मिलती जुलती होनी चाहिए, ठीक। और पता है आपको अपने निबंध को समझना है कि ये जो निबंध है ये पक्ष में लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है या विपक्ष में लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक। तो सामान्य तौर पर अगर देखा जाता है तो यूपीपीसीएस या समीक्षा अधिकारी में पूछे जाने वाले अधिकतर निबंध क्या होते हैं, वो उनके पक्ष में ही आपको लिखना पड़ता है। क्यों, विपक्ष को बहुत कम डालना होता है। वो इसलिए क्योंकि जो निबंध होता है वो शीर्षक अपने आप में एक औचित्यपूर्ण होता है, यानी कि उसका एक औचित्य होता है, वो सही ठहरता है, ठीक है। इसलिए हम उसके पक्ष में लिखेंगे, थोड़ा बहुत विपक्ष डालेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि निबंध आए तो वो ना उसके विपक्ष में ज़्यादा लिखना होगा। अब ये हालांकि यूपीपीसीएस में अधिकतर नहीं देखने को मिलता, बहुत कम, यूपीएससी में भी बहुत कम ही देखने को मिलता है। जैसे कि यूपीएससी में एक बार पूछा गया था कि खेलों पर ध्यान देना समय की बर्बादी है। अब आप बताइए, क्या खेलों पर ध्यान देना समय की बर्बादी है? जाहिर है आपको इसके विपक्ष में लिखना होगा, इस शीर्षक के विपक्ष में लिखना होगा। तो आपको समझ विकसित करनी होगी कि आपको किसके पक्ष में लिखना है और किसके विपक्ष में। ये तभी समझ विकसित होगी जब आपके पास चारों के चारों पेपर आपने सही से पढ़े होंगे, ठीक ठाक जानकारी होगी, तो आप अपने आप से पहचान लेंगे कि हमें इसके पक्ष या विपक्ष में जाना है, ठीक है। और इसके ना आपको अनुपात को समझना बहुत जरूरी है। किसको? अनुपात को, कि आप जो चीज़ लिखने वाले हैं उसके पक्ष में और विपक्ष में कितना देना है, ठीक है। ये आपको शीर्षक होगा उसको पढ़कर ही समझ में आएगा। पक्ष में या फिर मान के चलिए लाभ में, या फिर मान के चलिए इस इधर विपक्ष में मान के चलिए या फिर हानि में, ठीक है। या फिर यहाँ पर पक्ष में या फिर सकारात्मक पहलू मान के चलिए, यहाँ पर विपक्ष में या फिर नकारात्मक पहलू मान के चलिए, ठीक है। इनमें कितना लिखना है ये आपको शीर्षक को पढ़ने के बाद ठीक ठाक अनुमान लगाना होगा, ठीक है। किस हिसाब से शीर्षक दिया गया है उस हिसाब से आपको सोचना होगा, स्वयं सोचना होगा, ठीक। और दूसरी बात ये कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होता है प्रवाह, ठीक है। ये प्रवाह नहीं टूटना चाहिए। और प्रवाह कैसे नहीं टूटेगा? मान के चलिए आपका ये शीर्षक है, आपको मान के चलिए ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। मान के चलिए हम ये एक पैराग्राफ बना देते हैं, ठीक। ये इस तरीके से हमने पैराग्राफ बना दिया और अगला पैराग्राफ अब हमें शुरू करना है, ठीक है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम यहाँ से शुरू कर दिया हमने अगला पैराग्राफ, ठीक। हमने मान के चलिए यहाँ से शुरू कर दिया अगला पैराग्राफ। अब आपको पता है किस चीज़ का ध्यान रखना है? आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाएंगे तो आपका प्रवाह नहीं टूटना चाहिए, समझ में आया। और प्रवाह टूटने से बचाए रखने के लिए यहाँ पर इस वाले पोर्शन में आपको किन शब्दों का प्रयोग करना है? यहाँ पर आप पता किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर सकते हो? देखो, उल्लेखनीय है, ठीक है, उल्लेखनीय है, इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? इसके अलावा आप प्रयोग कर सकते हैं गौरतलब है, ठीक है, गौरतलब है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रयोग कर सकते हैं कि यहाँ इस बात पर विचार करना आवश्यक है, यानी कि दूसरा विचार समझाने के लिए आप कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि इसका एक पक्ष ये भी है, ऐसे भी कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि हमें इस प्रश्न पर भी सोचना होगा, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इसके आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मान के चलिए आप सामाजिक पहलू को क्लियर करके आए, ठीक है, आप राजनीतिक पहलू पर जा रहे हैं, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके राजनीतिक पक्ष पर विचार करें तो, ठीक है।
इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो ऐसे ना प्रवाह टूटता हुआ नजर नहीं आता है, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि महत्वपूर्ण कोई फैक्ट होंगे या कोई महत्वपूर्ण बात है तो उस पर आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे। दूसरी बात क्या याद कर रखेंगे, आप पैराग्राफ जो बनाएंगे, पैराग्राफ बनाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि लगभग 3 पैराग्राफ बनाएंगे, 3 या 3.5, ठीक है, इतने पैराग्राफ बनाएंगे। क्योंकि ऐसा है ना, आप कहेंगे 3 बनाएंगे तो एकदम फिक्स 3 तो बना भी नहीं सकते, कहीं पर 2.5 भी हो सकता है, कहीं पर 3.5 भी हो सकता है, कहीं पर 3 भी हो सकता है, इस तरीके से होगा। लेकिन आप 2 पैराग्राफ में बनाने का प्रयास मत कीजिएगा। दूसरी चीज़, 4 पैराग्राफ से ज़्यादा 5 पैराग्राफ भी मत बनाइएगा, ठीक है। आपको शब्द सीमा का भी विशेष ध्यान रखना है। क्या? शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है। जैसे मान के चलिए आपको 600 से 600 मान के चलिए, आप पीसीएस का मान के चलिए, तो पीसीएस का 700 शब्दों में लिखना है। 700 शब्दों से अगर आप लिखना चाहते हैं तो 750 हो जाए, ठीक है, 750 हो जाए या 800 तक हो जाए, और कम हो सकता है, कम मत रखिएगा, तो 650 तक हो जाए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आया। और 650 में अगर होना है तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी निबंध होना चाहिए, ठीक। 750 से 800 में कर दीजिए। अब आप 800 से ऊपर आप 1200 में लिख दिया, ये भी गलत है, समझ में आ रहा है, ये भी गलत है। तो आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है, ये भी ध्यान रखना है कि कहीं पर भी कोई जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद या सांप्रदायिकता, कोई ऐसे लक्षण आपके निबंध में कहीं पर भी गलती से भी दिखने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ पर हो नहीं, अरे नहीं सर मेरा मतलब ये नहीं, ये था, मैं ये बताना चाह रहा था, वो थोड़ा सा मिस्टेक से ऐसा लग रहा है, ये सब करने का वहाँ पर है ही नहीं ऑप्शन, ठीक है। केवल और केवल आपकी कॉपी जाएगी, आपकी कॉपी ही प्रभाव बनाएगी, जो भी प्रभाव बनाएगी। याद रखिए इनको, इन पॉइंट को दिमाग में डाल दीजिए कि जातिवाद, ठीक है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ठीक है, या फिर भाषावाद, ठीक, या फिर आपका सांप्रदायिकता, ऐसा कोई भी लक्षण दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। याद रखना, ठीक, ऐसा कोई भी लक्षण नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो एक शब्द, केवल एक शब्द ये मान के चलिए आपके पूरे निबंध को, आपकी पूरी मेहनत को खराब कर देगा। कम से कम माइनस के 10 मार्क्स मिलेंगे, समझ में आया? कम से कम, ये कम से कम बता रहा हूँ, इतना बड़ा प्रभाव हो जाएगा, ठीक। इसलिए इस चीज़ से बच के रहना है आपको, ठीक। आपने अपने निबंध में नकारात्मक पक्षों का अगर जिक्र किया है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर हम सकारात्मक पक्षों का जिक्र करते हैं तो नकारात्मक पक्ष तो आते ही हैं उसके कुछ, तो आपको ध्यान रखना है नकारात्मक पक्षों का ना, अगर सही सॉल्यूशन है तो आपको क्या करना है, उनका सॉल्यूशन देते चलना है, ठीक। अगर आप सॉल्यूशन दे देंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब अगर निबंध का अंत हो रहा है तो एक सुखद अंत होना चाहिए, क्योंकि हम जो भारतीय लोग हैं वो हमेशा सुखद अंत पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक ट्रेजेडी ला करके खड़ी कर दें निबंध में लास्ट में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, एक सुखद अंत करने का प्रयास करना है, ठीक। तो मुझे लगता है हमने मुख्य विषय पर जो भी चर्चा की है उससे काफ़ी हेल्प हुई होगी आपको। अब वो मुख्य विषय पर हम इतनी ही चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे आकर के निष्कर्ष की, ठीक है। निष्कर्ष, देखिए निष्कर्ष के बारे में आपको पता ही होगा कि कहा जाता है कि जो निष्कर्ष होता है वो पूरे निबंध का निचोड़ होता है। क्या होता है? पूरे निबंध का निचोड़ होता है, ठीक। और जितनी महत्वपूर्ण भूमिका की है आपके निबंध को बेहतर बनाने में, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका इसकी निष्कर्ष की भी है, ठीक है। तो दो चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एक है आपकी भूमिका और दूसरा है आपका निष्कर्ष, ठीक है। ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। ये मान के चलिए ये दो चीज़ें बेहतर हुई तो आपके नंबर पक्के हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष में जब आप आएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर देना है कि आपको निष्कर्ष में आशावादी और सकारात्मक निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। सकारात्मक निकालना है, आशावादी होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एक और बात का कि आप ना कहीं से भी ओवर कॉन्फिडेंट ना लगे, उनको बहुत ज़्यादा अतिवादी ना लगे, संतुलन बना के रखना है। अतिवादी यानी ऐसा ना हो कि आप ये कह दें कि हाँ हमें भारत की एग्रीकल्चर पर ध्यान देना चाहिए, इस प्रकार ये एक दिन अमेरिका की जीडीपी को पछाड़ते हुए भारत की जीडीपी और प्रथम स्थान बहुत जल्दी ही हासिल कर लेगी। अगर हम इस तरीके की बातें डालते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक मतलब ख्याली पुलाव लगता है, मुंगेरी लाल जैसे सपने लगते हैं कि नहीं ये बहुत ज़्यादा ही कर दिया कुछ, तो इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर इस तरीके का प्रश्न भी आता है तो आपको उसके आलोचना में लिखना है, याद रखिएगा, समझ में आ रहा है। कोई आ जाए कि हम 2025 तक किस तरीके से अमेरिकन जीडीपी को पीछे करेंगे, चाइनीज जीडीपी को पीछे करेंगे, या फिर आ जाए कि 2030 तक हमें चाइना की जीडीपी को पछाड़ते हुए हम प्रथम स्थान पर पहुंचेंगे या द्वितीय स्थान पर पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी हैं जो पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम प्रयास कर सकते हैं कि हम भविष्य में ठीक ठाक अच्छी जीडीपी का दर्जा हासिल करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि एक समय निर्धारित करते और कहते हैं इतने में हम आगे निकलने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना है, ठीक। मतलब आपको एक आशावादी रहना है, लेकिन कहीं से भी आंखें बंद नहीं करनी है। मतलब अंध आशावादी, ये ऐसा ही कपोल कल्पनावादी भी नहीं होना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। और आपका जो निष्कर्ष है वो तार्किक और भावनात्मक दोनों का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तार्किक प्लस भावनात्मक। इसका मतलब क्या है? तो देखो, मान के चलिए तार्किक का मतलब ये है कि जब आप आगे निकलने के लिए कहेंगे जीडीपी के, तो आप तर्क देंगे कि हम इन आधारों पर चलना चाहिए, ठीक है। और भावनात्मक मतलब हमें इससे भावनाएं अपनी जोड़ने की आवश्यकता है, यानी कि एक तरीके की ईआई जोड़ने की आवश्यकता है, अपने देश प्रेम हल्का सा दिखाने की आवश्यकता है, ठीक है। और यहाँ पर आईक्यू दिखाने की आवश्यकता है। ये दोनों का एक संतुलन होना चाहिए, समझ में आ रहा है। एक संतुलन होगा तभी चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी, ठीक। और अच्छा एक और बात ध्यान दीजिए कि जो निष्कर्ष हम लिखते हैं, कभी कभार हम ऐसा भी होता है कि हम एक चेतावनी वाले निष्कर्ष लिखते हैं।
चेतावनी वाले निष्कर्ष। चेतावनी वाले निष्कर्ष से तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि हम जैसे मान के चलिए क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो गया, और या फिर मान के चलिए ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, या फिर मान के चलिए क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के अलावा आपका पर्यावरण प्रदूषण हो गया, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण हो गया। तो यहाँ पर हम निबंधों का जो शीर्षक लिखेंगे, सॉरी निबंध का जो हम निष्कर्ष लिखेंगे वो कहीं ना कहीं चेतावनी वाला हो सकता है। चेतावनी वाला कैसे? कि मतलब इस तरीके का कि हम ना उनको एक जगाने की इच्छा दें, कि मतलब ऐसा लगे उनको थोड़ा सा दिमाग में डर सा आए और एक जागरूक हो जाए वो। हम जो चेतावनी देंगे उसका उद्देश्य हमारा ये होगा कि वो जागरूक हों इस चीज़ के प्रति। हमें कहीं से भी ऐसा नहीं करना है कि हम इतना ज़्यादा डरा दें किसी को कि एग्रीकल्चर कोई लेके चले, तो हम उसको इतना डरा दें कि जो व्यक्ति जो किसान पृष्ठभूमि से होगा, जो बच्चा, तो उसके दिमाग में ऐसा आ जाए पड़ के कि अरे ये इतनी ज़्यादा बुरी हालत है, तब तो हमें एग्रीकल्चर छोड़ ही देनी चाहिए। और अपने पिताजी से जाकर कह रहा है कि नहीं एग्रीकल्चर छोड़ दो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने वाला है और भविष्य में ये फसल सारी बर्बाद हो जाएगी और कुछ नहीं कर पाएंगे और बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, और आप लोग अभी तक छोड़ नहीं रहे हो, छोड़ो इसको, छोड़ो। मतलब कोई कहे इस देश को छोड़ के बात चलो, बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है देश में, हम इसको छोड़ के किसी देश में भागे चलो, इससे बढ़िया जान तो बच जाएगी। कहीं से भी दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि उनके दिमाग में कहीं से भी नकारात्मक पहलू हावी नहीं होना चाहिए, ठीक। तो हमें सिर्फ चेतावनी देनी है, बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी नहीं बता देनी है उनको कि वो बहुत ही ज़्यादा डर जाए, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, चेतावनी देनी है। और चेतावनी देने के बाद भी हमें क्या करना है, उसमें भी हमें हल्की सी आशा खोजनी है कि हमें ये चेतावनी है, और इसके बाद में हमें हल्का सा ये देना है कि हम इन चीज़ों का प्रयोग करके भविष्य में और हमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हम चेतावनी देके उसके अलावा हम लैंड रिफॉर्म की चर्चा कर सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म दोबारा से आना चाहिए। ई मंडी कह सकते हैं, ई मार्केट कह सकते हैं, ई इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और वैकल्पिक रोजगार की बात कर सकते हैं, जैसे कि मत्स्य पालन की कह सकते हैं, मधुमक्खी पालन की कह सकते हैं, पशुपालन की कह सकते हैं, ठीक है। इनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि किसानों का रोजगार भी बढ़ेगा और एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। समझ में आ रहा है? और इसके साथ ही फिर हम जो अंत करेंगे वो इसको बोलने के बाद में हम, जैसे कि हमने ये ठीक ठाक अपना हमने अच्छा ठीक ठाक आशा जगा दी, ठीक है। आशा जगाने के बाद में आपको निष्कर्ष के अंत में अगर आपके दिमाग में कोई कोटेशन आ रहा हो, ठीक है, तो कोटेशन डाल दीजिए। कोई पोएम आ रही हो तो वो पोएम डाल दीजिए, ठीक है। तो इससे ना एक ठीक ठाक एक सुखद अंत होने के साथ साथ एक पोएम या मान के चलिए कोई उद्धरण आ जाता है, कोटेशन, ठीक है। तो उससे ना मतलब ऐसा लगता है जैसे कंप्लीटनेस फील हो रही है। जैसे कि अगर हम इतना सब कुछ डालने के बाद में कि हम लैंड रिफॉर्म डालें, ई मंडी डालें, मार्केट का बताएं, इन्फॉर्मेशन का बता दें, मत्स्य पालन, रोजगार, इन सब का बताने के बाद में, और हम लास्ट में कहते हैं कि हम ना रहेंगे तब भी तो ये खेत रहेंगे, इन खेतों पर जो एक कविता है कुछ इसी तरीके से, घन घराते शेष रहेंगे, जीवन देते प्यास बुझाते, श्याम बदरिया के लहराते कीस रहेंगे, ठीक है। ये कविता आप लोगों ने सुनी होगी। हम इस तरीके से करके उसका अंत कर सकते हैं। समझ में आया? तो हम इस तरीके से निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अब आज की वीडियो में इतना ही है और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।